आई एम नॉट अ गे, आई एम नॉट अ लेस्बियन, आई एम नॉट अ ट्रांसजेंडर, आई एम अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। जो गवर्नमेंट है उसने सेक्शन 377 स्क्रैप कर दिया है, मतलब अभी हैविंग विद द सेम इंडिविजुअल इज नॉट अ क्राइम एनी मोर, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट मैरी। तो आप बीच में अटक के रह गए हो। वो गर्ल के साथ जा रहे हैं तब भी जो है इनसिक्योरिटी हो रही है पार्टनर को, मेल के साथ जा रहे हैं तब भी इनसिक्योरिटी हो रही है। You can be bisexual, you could be a cheater, you could be a heterosexual, you could be a cheater. So it has got nothing to do with your. यूजुअली क्या होता है, अगर हमें कोई इशू है, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली तो एटलीस्ट हमें सपोर्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी LGBTQ इंडिविजुअल्स हैं उनके घर वालों का ही सपोर्ट नहीं रहता है। अनफॉर्चुनेटली इवन डॉक्टर कम्युनिटी में एंड डॉक्टर में भी साइकेट्रिस्ट और थेरेपिस्ट जिनको कंसिडर किया जाता है ना कि हम लोग तो एटलीस्ट उनको समझेंगे, उनमें भी लोग बहुत सारे बायस्ड हैं। बिकॉज आई माई सेल्फ हैव कम अक्रॉस पीपल जिन्होंने बोला है कि आई डोंट बिलीव इन दिस थर्ड जेंडर। अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हो तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान है जो आपको आपके बच्चे को सपोर्ट करेगा। अगर हम लोग स्पेसिफिकली हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पर तो हम लोग के यहाँ पर हमेशा से ऐसे चला आ रहा है, वी हैव सो मेनी आइडेंटिटीज आउट देयर। तो हम लोग एज अ हिंदू तो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई बच्चा है जिसे पता चला है कि वो गे है या लेस्बियन है या फिर इस कम्युनिटी से है, पेरेंट्स को किस तरीके से वो बताए, एक क्या सही तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा पैनिक ना करे और बच्चा भी परेशान ना हो। आज हम यहाँ पे बहुत ज़रूरी टॉपिक LGBTQIA+ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो इस कम्युनिटी के लोग हैं उनके सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? आई थिंक बिकॉज सोसाइटी उन लोगों को इतना ज़्यादा इग्नोर करती है, उनको मार्जिनलाइज कर देती है, उनके एग्जिस्टेंस को ही नकार देती है। बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि देर आर जस्ट 2 जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, मतलब बेसिकली आप उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते हो कि ऐसा कोई एंटिटी एग्जिस्ट भी करता है। इसकी वजह से उनके अंदर में डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। और ऐसे जो हमारे LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं उनमें सुसाइडल आइडिएशंस बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसा चैलेंज है, एक ऐसा मेंटल हेल्थ इशू है जो ये कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। एक रिसर्च पढ़ रही थी मैं, उसमें भी यही बात लिखी हुई थी कि वो इस वजह से उनको मेंटल स्ट्रेस कम होता है कि वो अलग है बाकी लोगों से, वो LGBTQ कम्युनिटी से, इस वजह से ज़्यादा होता है कि समाज में, परिवार में, दोस्तों में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। यस, वेरी ट्रू। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर हमें कोई इशू है, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली तो एटलीस्ट हमें सपोर्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी LGBTQ इंडिविजुअल्स हैं उनके घर वालों का ही सपोर्ट नहीं रहता है, उनके फ्रेंड्स का ही सपोर्ट नहीं रहता है। तो आप इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो एक ऑलरेडी एक ऐसे इमोशन से डील कर रहा है जो उसके लिए एकदम अलग है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ आपको ना फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल रहा है ना फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा मैं किसके पास जाऊँ। तो एकदम आपको कट ऑफ कर दिया जाता है सोसाइटी से। एंड यही कारण है कि ये जो आपने बोला कि जो स्टिग्मा है लोगों में इसको लेके, और जिस तरह से आपको एकदम साइडलाइन कर दिया जाता है, यही एक लीडिंग कॉज है उनके डिस्ट्रेस का। भारत जैसे देश में जिस तरह की सोसाइटी है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं लोग। और अगर कहीं एक्सेप्ट कर भी लिया कि चलो ठीक है, ये ठीक है, नॉर्मल है, बट अपने घर के बच्चे का फिर भी वो एक्सेप्ट करने में उन्हें टाइम लगेगा या कई बार नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। कोई बच्चा है जिसे पता चला है कि वो गे है या लेस्बियन है या फिर इस कम्युनिटी से है, पेरेंट्स को किस तरीके से वो बताए, एक क्या सही तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा पैनिक ना करे और बच्चा भी परेशान ना हो? एक्चुअली ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि हम लोग देखिए कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, बट अल्टीमेटली अगर मान लीजिए आपका खुद का कोई बच्चा आपके पास आके सडनली बोलता है कि मैं गे हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, या जो भी इस तरह का बोलता है, तो ये आपके लिए भी एक तरह से शॉक रहेगा। तो इसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। व्हाट डज लेस्बियन मीन, व्हाट डज गे मीन। लोगों को लगता है लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, बाइसेक्सुअल सब एक बराबर है, या बहुत सारे लोगों को इनके एग्जिस्टेंस का ही नहीं पता है। तो सबसे पहले तो उनको इन जनरल, जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यू वांट टू कम आउट ऑफ द क्लोजेट, तो आपको सबसे पहले अपने घर वालों को ये बताना है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, कुछ ऐसी मूवीज़ दिखा के, इस बारे में कुछ नॉर्मली आप चर्चा करके, देन ग्रेजुअली आप अपना कुछ इंक्लिनेशन बता सकते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। एंड देन धीरे धीरे करके फिर आप जब थोड़ा सेंसिटाइज हो जाते हैं, फिर आप जब उस तरह की, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गे हैं तो आप अपने किसी ऐसे पार्टनर से मिलाते हो कि ही इज़ माई फ्रेंड,
फिर देन धीरे धीरे जब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं घर वाले उनके साथ, फिर आप और खुल के बता सकते हो कि प्रॉब्ली आई हैव फीलिंग्स फॉर हिम। अब देखिए ये बहुत लंबा समय लेता है, एंड स्पेशली इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है। एंड एज आई सेड, इसमें घर वालों का भी बहुत टाइम पे सपोर्ट नहीं मिलता है, वो लोग कभी कभी ऐसा भी होता है घर से भी निकाल देते हैं। तो ये सारे इश्यूज तो डेफिनेटली डील करने को मिलता है। बट आई थिंक अगर आप सडनली उनको ये बोलते हो कि आई एम गे या आई एम अ लेस्बियन, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा शॉक होगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जहाँ तक है चीज़ों को समझने में हेल्प करता है, और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें समझना चाहिए कि उनके लिए एक ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सडनली ऑल ऑफ अ सडन आप उनको ऐसा बोलते हो, तो उनको भी एक हमें टाइम देना चाहिए, एक स्पेस देना चाहिए जहाँ पर वो एक्सेप्ट कर सकें ये चीज़। एंड आई थिंक ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि इसके बारे में भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस लोगों में आने लगी है, तो पीपल थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो रहे हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट जो सेक्शुअल ओरिएंटेशंस जिनके अलग हैं, लेस्बियन, गेज वगैरह, बाइसेक्सुअल्स या इवन ट्रांसजेंडर्स की, जहाँ पर मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल ट्रांजिशन करते हैं, तो इसको लेके थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट देन होपफुली एवरीथिंग एंड्स वेल। और मुझे लगता है कि फ़िल्मों का भी बहुत बड़ा रोल है। पहले ऐसी फिल्में आती थी जहाँ पर कोई अगर ट्रांसजेंडर है तो उसका मजाक उड़ाया जाता था, बट धीरे धीरे अब फिल्में भी अवेयरनेस बढ़ा रही हैं इन चीज़ों को लेकर, एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा असर उसका भी पड़ रहा है लोगों में। या एब्सोल्युटली, बिकॉज मीडिया इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड वाइस वर्सा। जो आप सोसाइटी में देखते हो वो मीडिया में रिफ्लेक्ट होता है, जो मीडिया में रिफ्लेक्ट होता है वही सोसाइटी में दिखता है। तो अगर हम लोग इस टॉपिक को लेकर और सेंसिटिव हो, क्योंकि पहले जैसे आपने कहा कि इस चीज़ को सिर्फ हमेशा हास्य का या मजाक का एक विषय बना के रखा जाता था कि एक कॉमिक एलिमेंट आपको डालना है तो आपने किसी LGBTQ कम्युनिटी के इंसान को डाल दिया। बट अभी कैसा है, बहुत सेंसिटिव इस बारे में टॉपिक्स उठ रहे हैं, मूवीज़ बन रही हैं, तो लोगों में इसको लेके थोड़ा सा और सीरियसनेस आ रही है। अदरवाइज उनको देख के लोगों को लगता है कि ये सिर्फ हंसने के लायक है। तो ये चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मीडिया की तरफ से भी एंड सोसाइटी की तरफ से भी। अभी LGBTQIA+ ये तो टर्म्स लंबे बढ़ते जा रहे हैं, बट शुरुआत हम इनिशियल से करते हैं। LG, लेस्बियन और गे, ये जब आपके पास आते हैं, इनकी सबसे बड़े मेंटल हेल्थ चैलेंजेस क्या होते हैं? एक्चुअली अगर देखा जाए तो जब भी हम लोग सेक्शुअल ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो एवरीबडी इज़ फ्री टू हैव देयर ओन सेक्सुअलिटी, जिस तरह से वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक रूम के चार दीवारी में, वो जिस तरह से भी एक्सप्रेस करें, दैट इज़ नन ऑफ आवर कंसर्न। ठीक है, उसमें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो मैरिजेबल एज के हो जाते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने सेक्शन 377 स्क्रैप कर दिया है, मतलब अभी हैविंग sex with the same individual is not a crime anymore, but at the same time you cannot marry। तो आप बीच में अटक के रह गए हो कि आपका पार्टनर तो है बट लीगली यू कैनॉट बी लाइक मैरिड। तो एक ये बहुत असमंजस वाली स्थिति हो जाती है उनके लिए भी। तो ये जो जब तक उनको लीगल स्टेटस नहीं मिलता है ये तब तक उनके लिए प्रॉब्लमैटिक है। अदरवाइज अगर अनमैरिड हैं और वो लोग अपना लिव इन में रह रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ कंसर्न फॉर एनी वन ऑफ देम, और एज सच उनको कोई इशू भी नहीं होता है अनटिल अनलेस समबडी पॉइंट्स आउट कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो, क्या इशू है। बिकॉज अदरवाइज दे आर जस्ट लाइक एनी अदर इंडिविजुअल। उनमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ बॉडीली फीचर्स हैं या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आई थिंक जब तक हम लोग एज अ सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक ही उनके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग इसको लेकर थोड़ा सा ज़्यादा ओपन है, तो वहाँ पर दे आर लीडिंग द लाइफ एक्सट्रीमली स्मूथली। आप देखोगे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में पीपल आर ओपनली गे, पीपल आर ओपनली लेस्बियन, ओपनली बाइसेक्सुअल, और उसके लिए उनको मतलब शर्मसार नहीं होना पड़ता है। बट यहाँ पर मतलब हमारे ऐसे कुछ कुछ फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं जिनको छुपाना पड़ता है कि उनकी सेक्सुअलिटी क्या है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको उपहास का सामना करना पड़ेगा, उनको मजाक का सामना करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये चेंज हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो लेस्बियन और गे और बाइसेक्सुअल जो कम्युनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं। फिल्मों की आपने बात की, फिल्मों में तो मुझे लगता है फिर भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में आसपास तो मुझे नहीं लगता कि बहुत रेयर होगा जो कोई एक्सेप्ट करे कि हाँ वो लेस्बियन या गे है। मेरी लाइफ में मैंने तो किसी लड़की को नहीं कहते सुना कि वो लेस्बियन है। हाँ, एक्चुअली बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, जैसे हम लोग सिर्फ जब तक मैं इस फील्ड में नहीं थी, प्रॉब्ली लाइक मैं MBBS कर रही थी, उस टाइम पे भी मतलब समहाउ हम लोग को पता था कि ओके ये दो गर्ल्स हैं, ये हमेशा साथ में रहती हैं, सब कुछ हमेशा साथ साथ में रहता है। बट कभी भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना उन लोग ने हम लोग को कभी शेयर किया, ना हम लोग ने कभी ऐसे किया। बट आई थिंक जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ तब से मैंने देखा है कि लोग मतलब आते हैं, वो लोग इस चीज़ को बताते हैं, और
मतलब घर वाले थोड़ा सा उनके ऑब्वियसली दे आर नॉट क्वाइट कंफर्टेबल विद इट, तो वो लोग घर वालों से नहीं डिस्कस करते हैं, एंड एट द सेम टाइम दे कैन नॉट मैरी द ऑपोजिट जेंडर, जैसे हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस में वो लोग जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर जब उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है तब वो हम लोग के पास आते हैं और फिर वो डिस्कस करते हैं। तो दैट्स द रीज़न कि हम लोग ओपनली ऐसे सोसाइटी में नहीं देखते हैं यू नो कि जो लेस्बियन या गेज़ हैं उनको हम लोग ओपनली नहीं देख पाते हैं, बिकॉज वो लोग अपनी फीलिंग्स एकदम दबा के रखते हैं और एकदम क्लोज फ्रेंड्स या अपने साइकियाट्रिस्ट को या अपने थेरेपिस्ट को ये सारी चीज़ें बताते हैं। और ये अपने आप में कितना बड़ा स्ट्रेस है ना, मतलब अपनी आइडेंटिटी आप छुपा के अगर जी रहे हो तो मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब हो जाएगी। एग्जैक्टली मतलब आप सोचो, मतलब हम लोगों के लिए तो ये लगता है कि हाँ किसी का मजाक उड़ा दिया, किसी को टॉन्ट मार दिया, बट इमेजिन अ पर्सन जिसको अपना आइडेंटिटी, अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन छुपा के रखना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। तो मतलब हम लोग को एज अ ह्यूमन बीइंग ये समझना चाहिए कि ठीक है, इट्स देयर चॉइस, उनको अपनी लाइफ जैसे जीनी है, वो हमें किसी तरह से इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, हमें किसी तरह से परेशान नहीं कर रहे हैं, तो वाई शुड वी क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स इन समबडीज लाइफ हु इज ऑलरेडी डीलिंग विद सो मेनी प्रॉब्लम्स। उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है और हम लोग ठीक है कुछ उनकी लाइफ में ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं पॉजिटिवली, तो एटलीस्ट नेगेटिविटी तो ना ऐड ऑन करें। अब हम बी की बात करते हैं, बाइसेक्सुअल। राइट। उनकी अलग ही प्रॉब्लम होती है कि उनके पार्टनर तक उन पे ट्रस्ट नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये बाइसेक्सुअल है तो ये तो किसी के साथ भी फिजिकल हो सकते हैं, वो गर्ल के साथ जा रहे हैं तब भी जो है इनसिक्योरिटी हो रही है पार्टनर को, मेल के साथ जा रहे हैं तब भी इनसिक्योरिटी हो रही है। तो ऐसे लोगों को की क्या मेंटल कंडीशन होती है आपके पास आते हैं तो? राइट, आई थिंक दैट गोज़ फॉर इवन ऑल, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लेस्बियंस की बात करो, गेज़ की बात करो, तो वहाँ पर एक मतलब लोगों का कहना रहता है दे आर वेरी यू नो अनफेथफुल, बट मतलब अगर आप कंपेयर करो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को या होमोसेक्सुअल कपल्स को, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो चीटिंग है, जो अनफेथफुल वाला कैरेक्टर है, वो सब में कॉमन है, बट हम लोग उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं। सिमिलरली ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इफ़ यू आर बाइसेक्सुअल और यू गेट मैरिड, तो यू नो लोगों का ये रहता है कि अरे ये तो यू नो शी मस्ट बी स्लीपिंग, ही मस्ट बी स्लीपिंग अराउंड, शी मस्ट बी स्लीपिंग अराउंड, बट ऐसा नहीं होता है। यू नो दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब आपका जो लॉयल्टी है वो आपका एज अ ह्यूमन बीइंग आपका कैरेक्टर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यू कैन बी बाइसेक्सुअल, यू कुड बी अ चीटर, यू कुड बी अ हेट्रोसेक्सुअल, यू कुड बी अ चीटर, सो इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ योर सेक्सुअलिटी। एग्जैक्टली। अब हम टी यानी ट्रांसजेंडर की बात करते हैं। उनको लेकर भी लोगों में बहुत तरह की गलत फहमियाँ होती हैं। एक तो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को लोग बहुत मिक्स कर देते हैं। तो अगर वो किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जो ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स है, तो क्या थेरेपिस्ट भी अलग तरीके के होते हैं उनके? लाइक मैं पढ़ रही थी LGBTQ फ्रेंडली थेरेपिस्ट के बारे में, तो क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा टॉपिक है, कई बार थेरेपिस्ट भी बायस्ड हो सकते हैं मे बी। एब्सोल्युटली। सबसे पहले मैं बात करूँगी जो आपने बोला ट्रांस फ्रेंडली साइकियाट्रिस्ट या LGBTQ फ्रेंडली साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट, बिकॉज यू नो अनफॉर्चुनेटली इवन डॉक्टर कम्युनिटी में एंड डॉक्टर में भी साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट जिनको कंसिडर किया जाता है ना कि हम लोग तो एटलीस्ट उनको समझेंगे, उनमें भी लोग बहुत सारे बायस्ड हैं। बिकॉज आई माई सेल्फ हैव कम अक्रॉस पीपल जिन्होंने बोला है कि आई डोंट बिलीव इन दिस थर्ड जेंडर कंसेप्ट, मतलब साइकियाट्रिस्ट ऐसा बोलते हैं, उनके लिए अगेन वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप इमेजिन करो ऐसा कोई इंसान, मतलब इफ़ यू आर फ्रॉम द कम्युनिटी और आप ऐसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, तो वो आपकी फीलिंग्स को कभी समझेगा ही नहीं, कभी एक्नॉलेज ही नहीं करेगा। उनके लिए तो रहेगा कि आपको तो बीमारी है, आप ट्रीटमेंट कराओ, दिस इज देयर एक्चुअल टर्म्स, यू नो दिस इज द टर्म्स दे यूज़। तो इसलिए हम लोग को ये बहुत एंड देयर आर सर्टन पीपल फ्रॉम लाइक नो फ्रॉम वेरी ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड, बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, तो अगेन उनके लिए बस मेल और फीमेल दो ही जेंडर एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर अगर इस तरह का एक कंसेप्ट है तो वो इसको अगेन एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान जो LGBT कम्युनिटी से है, वो हमेशा देखना चाहिए कि वेदर द थेरेपिस्ट और द साइकियाट्रिस्ट और द डॉक्टर इज ट्रांस फ्रेंडली और नॉट, अदरवाइज उनको बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट फेस करने को मिलेगा और सामने वाला उनकी चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करेगा, प्रोनाउंस को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ट्रांस फ्रेंडली थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ही समझ सकता है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आप, सेकंड क्वेश्चन क्या था? ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स को लोग राइट हाँ। सो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आई थिंक विच इज़ रैम्पेंट इन द कम्युनिटी। मतलब ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स को लोग बहुत मिक्सअप करते हैं। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरसेक्स, अगर टेक्निकली हम लोग देखें, इंटरसेक्स आर यूनक्स। यूनक्स मतलब जिसको हम लोग हिंदी में हिजड़ा बोलते हैं। तो बेसिकली उनमें क्या रहता है, उनमें मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों रहते हैं इन एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एंड बाय दिस आई मीन दे माइट बी हैविंग ब्रेस्ट, एट द सेम टाइम दे माइट बी हैविंग मेल जेनिटल्स, मतलब उनके फीमेल ब्रेस्ट है बट एट द सेम टाइम जो
जेनिटल्स हैं, जो उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं, वो मेल की तरह हो सकते हैं, या फिर उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो जेनिटल्स हैं, वो मेल और फीमेल दोनों के हो सकते हैं, या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मेल के हैं और इंटरनल बॉडी पार्ट्स, बाय एक्सटर्नल आई मीन पीस, यू नो, या वजाइना इन द केस ऑफ फीमेल्स, और जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स मतलब यूट्रस, टेस्टिकल्स, यू नो, तो ये सारी चीज़ें फीमेल्स, यू नो, इस तरह से कॉम्बिनेशन रहता है कि अंदर आपका मेल का है, बाहर आपका फीमेल का है। तो इस तरह से जिनका एनाटॉमिकल इशू रहता है उनको हम लोग इंटरसेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें आपका मेल वाले कैरेक्टर्स भी हैं, फीमेल वाले भी कैरेक्टर्स हैं। नाउ कमिंग ऑन टू ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर मतलब नाम से आपको पता चल रहा है कि यू वर बोर्न इन अ पर्टिकुलर जेंडर, लाइक फॉर एग्जांपल पूरा जो आपका आर्किटेक्चर है, जो आपका एनाटमी है, वो एक फीमेल की तरह है, मतलब आपके ब्रेस्ट हैं, आपके फीमेल प्राइवेट पार्ट्स हैं, बट एट द सेम टाइम यू डू नॉट आइडेंटिफाई विद द फेमिनिटी, मतलब आप ना तो फीमेल्स की तरह ड्रेस करना पसंद करते हो, ना फीमेल की तरह बाल रखना पसंद करते हो, ना आप मेकअप करना पसंद करते हो, ना इवन उनकी तरह बात करना पसंद करते हो। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं वो पूरे मेल्स की हैं। तो बेसिकली दीज पीपल फील ट्रैप्ड इनसाइड देयर बॉडी। उनको लगता है कि मैं तो इस बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ, वाई डू आई हैव माई पीरियड्स, वाई डू आई हैव दिस काइंड ऑफ अ बॉडी पार्ट। तो इस तरह से उनको इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट द बॉडी दे आर बॉर्न इन। तो यही रीज़न रहता है कि दे वॉन्ट टू अंडरगो ट्रांजिशन, जिससे कि वो अपनी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है विच कुड बी अ फीमेल इफ़ दे आर बॉर्न इन अ मेल बॉडी और वाइस वर्सा, इस वजह से वो ट्रांजिशन कराते हैं ताकि वो अपने जिस जेंडर से आइडेंटिफाई करते हैं उसमें शिफ्ट कर पाएँ। तो आई थिंक ये आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपने सारे व्यूअर्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि इन दोनों टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करना है। इंटरसेक्स इज़ नॉट इक्वल टू ट्रांसजेंडर एंड ट्रांसजेंडर इज़ नॉट इक्वल टू इंटरसेक्स। ओके, तो ये जो ट्रांसजेंडर है, आपने बोला कि ये सर्जरी के थ्रू वो चेंज कराते हैं, क्या ज़रूरी है कि जब तक वो सर्जरी नहीं कराएंगे वो ट्रैप्ड फील करेंगे, या फिर कोई और तरीका है जिसकी वजह से वो बिना सर्जरी के भी नॉर्मल फील कर सकते हैं? ये अगेन इसमें अगेन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एन एग्जांपल जहाँ पर कोई जिस इंडिविजुअल है जिसका बायोलॉजिकल जेंडर फीमेल है, मतलब उनकी पूरी एनाटॉमिकल पार्ट जो है वो फीमेल के हैं, बट दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज अ मेल। तो अब क्या है, इसमें जो ट्रांजिशन इनका रहेगा, नंबर 1 ट्रांजिशन विल बी द वे यू लिव। मतलब मैंने अपने बाल बॉयकट करा लिए, मैं कपड़े जो पहन रही हूँ वो शर्ट पैंट, आई एम नॉट वेयरिंग फीमेल वाले कपड़े, जिस तरह से मेरे बैठने का तरीका है वो मेल वाला है। तो इस तरह से ये नंबर 1 ट्रांजिशन का स्टेप हुआ। तो यू फील मोर लिबरेटेड, आप और फ्री फील करते हो, रादर दैन कि आपको ज़बरदस्ती रखना पड़े बड़े बाल, या आपको स्कर्ट्स पहनने पड़े, या जो फीमेल वाले कपड़े पहनने को फोर्स किया जाता है वो। तो नंबर 1 स्टेप ये रहता है। सेकेंड, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं एंड दे यूज़ बाइंडर्स सो दैट उनका चेस्ट इतना विजिबल नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें ओके हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप रहता है हार्मोनल ट्रीटमेंट। सो बेसिकली हार्मोनल ट्रीटमेंट में आपको एक्सटर्नली जो जिस जेंडर से आप आइडेंटिफाई करते हो वो आपको हार्मोन्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ फीमेल हु आइडेंटिफाइज एज अ मेल, तो उनको टेस्टोस्टेरॉन दिया जाएगा, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्शंस और पैचेस और टैबलेट्स व्हाटएवर कंटिन्यूसली आपको दिया जाता है। तो इससे आपके जो मैस्कुलिन फीचर्स हैं, लाइक आपके फेशियल हेयर्स आ जाएंगे, दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, आपकी जो मसल्स हैं वो डेवलप होने लगेंगी, आपकी जो वॉइस है हल्का हल्का वो भारी होने लगती है। तो ये सारे चेंजेस आने लगते हैं। अगेन वो उनके जो आइडेंटिटी है उसे अलाइन करने लगता है। तो बहुत सारा उनको जो डिस्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर लाइक चेस्ट एंड योर प्राइवेट पार्ट, बाकी सब आपका जो अपीयरेंस है ओवरऑल वो आपके जो प्रिफर्ड जेंडर है उससे अलाइन होने लगता है। तो उनका डिस्ट्रेस कम हो जाता है, दे आर वेरी हैप्पी कि नाउ आई कैन फील माई सेल्फ। एंड फाइनली एक स्टेप और आगे रहता है जहाँ पर सर्जरी। अगेन इसमें भी 2 पार्ट्स रहते हैं। टॉप सर्जरी जहाँ पर आप ब्रेस्ट रिमूवल कराते हो इन केस ऑफ फीमेल्स, या अगर आप मेल टू फीमेल होना चाहते हो तो ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन, एंड ये टॉप सर्जरी में आता है। देन बॉटम सर्जरी में जहाँ पर आपका जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो ऑपोजिट जेंडर के हिसाब से रिकन्स्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स, बहुत सारे लोग सिर्फ टॉप सर्जरी कराते हैं, दे आर ओके विद इट, बहुत सारे लोग सिर्फ बॉटम सर्जरी कराते हैं, दे आर ओके विद इट। सो दैट इज़ ए पर्सनल चॉइस एंड इवन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है। जैसे मैंने बताया, कुछ लोग सिर्फ अपनी वे ऑफ लाइफ में जिस तरह से डील करें उससे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ लोग एक स्टेप आगे जाके HRT यानी हार्मोनल ट्रीटमेंट कराते हैं, उससे वो लोग ओके हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इधर टॉप सर्जरी या बोथ या बॉटम सर्जरी करा के देन दे फाइनली फील कि नाउ आई फील लाइक माई सेल्फ। ओके, तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो मान लीजिए वो मेल है, अंदर से फीमेल फील कर रहा है, तो उसका जो रोमांटिक लव होगा वो किसके लिए फिर होगा? येस, एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये सेक्शुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी दे आर 2 एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है
तो उसको मेल के लिए ही आकर्षण होगा या फीमेल के लिए ही होगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रांसजेंडर्स जिनका ईदर सेक्स के लिए ओरिएंटेशन या उनका अट्रैक्शन है, तो ये टू एंटायरली डिफरेंट थिंग है। बट हाँ, ये ऐसा ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है कि जो लोग ट्रांस मेल्स हैं, मतलब फीमेल हु हैव ट्रांजिशन इनटू मेल, उनका अट्रैक्शन फीमेल्स की तरफ होता है, एंड ऐसे मेल्स जो ट्रांजिशन होते हैं फीमेल्स में, उनका अट्रैक्शन मेल्स की तरफ होता है। बट अगेन ये एक रूल नहीं है, इट इज़ मोर कॉमन। अच्छा, जैसे कि सर्जरी हो गई, क्या उसके बाद अगर वो शादी करते हैं उसके बाद बच्चे वगैरह पैदा करना, क्या ये नॉर्मली हो जाता है या फिर उन्हें आईवीएफ वगैरह का सहारा लेना पड़ता है? ये सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई फीमेल है वो ट्रांजिशन करा रही है तो शी कैन फ्रीज हर एग्स। ओके, उन्होंने अपने एग फ्रीज करा लिया, लेटर ऑन अगर उनको अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड चाहिए तो वो अकॉर्डिंगली अपने फ्रोजन एग से दे कैन प्रोसीड। मेल्स के केस में भी ऐसा रहता है कि आप कर सकते हो, बट अगर आपका यूट्रस रिमूव हो गया या आपका एक बार वो सर्जरी हो गई, देन आप यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। तो इसीलिए हम लोग जो भी क्लाइंट रहता है उससे हम लोग पहले पूछते हैं कि वेदर यू वांट टू हैव बायोलॉजिकल किड्स। अगर ऐसा है तो वी आस्क देम फॉर फ्रीजिंग देयर स्पर्म्स एंड एग्स। अगर किसी को अपना सेक्स चेंज कराना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है और सेफ तरीका क्या होता है? सो जब भी कोई जेंडर ट्रांजिशन कराना चाहता है, कोई ट्रांसजेंडर जेंडर ट्रांजिशन कराना चाहता है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस रहता है वो होता है कि आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो। वो आपको असेस करते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या आप जेंडर डिस्फोरिया या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हो, यानी कि आप जिस जेंडर में बॉर्न हुए हो आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो और ख़ुद को दूसरे जेंडर से आइडेंटिफाई करते हो क्या। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे केसेस में कभी कभी कन्फ्यूजन वाला स्टेट भी रहता है। कभी कोई इंसान है जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में है और उस समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, वो वाला स्टेट रूल आउट करना रहता है, या कोई और मेंटल इलनेस तो नहीं है जिसकी वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप, आप एक साइकियाट्रिस्ट को मिलते हो, वो आपका एक डायग्नोसिस बनाता है, आपका असेसमेंट करता है और आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि आपको जेंडर डिस्फोरिया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप रहता है, जब आप जेंडर डिस्फोरिया आपको सर्टिफिकेशन मिल गया है, उसके बाद आप यू कैन गो अहेड विद अ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें कि जो हमारे फीमेल्स हैं जो मेल्स की तरह आइडेंटिफाई करते हैं उन लोगों को टेस्टोस्टेरोन मिलता है, एंड ऐसे मेल्स जो फीमेल्स की तरह आइडेंटिफाई करते हैं उनको एस्ट्रोजन वगैरह वाली थेरेपी मिलती है। ये दिस थेरेपी गोज़ ऑन लाइफ लॉन्ग, क्योंकि बेसिकली आपकी बॉडी जो है वो बायोलॉजिकल हार्मोन्स, आपके जो आप बायोलॉजिकल जेंडर है उसके हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इवन आफ्टर सर्जरी हार्मोन्स का जो है वो एब्सोल्युटली हाँ जाता रहेगा। तो जो हार्मोनल ट्रीटमेंट रहता है वो लाइफ लॉन्ग चलता hormonal है। treatment यस, होता बिकॉज आपकी बॉडी कुछ प्रोड्यूस कर रही है एंड आप उस हार्मोन से आपकी जो भी फेमिनाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं उस हार्मोन की वजह से वो आपको नहीं चाहिए, तो आपको बाहर से वो हार्मोन देना पड़ता है। और अगर मान लीजिए ड्यू टू वट एवर रीजंस आप वो बाहर वाला हार्मोन बंद कर देते हो, तो आपके अंदर में जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है दैट टेक्स ओवर। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो समझने की ज़रूरत है कि हार्मोनल ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है। उसके बाद एक बार आपका हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, आपके बहुत सारे जो फीचर्स हैं, जो आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स हैं, आपका जो आउटर अपीयरेंस है वो आपके प्रेफर्ड जेंडर की तरह होना स्टार्ट हो जाता है। और जब एक बार वो स्टार्ट हो जाता है देन यू कैन गो हेड विद द सर्जरी। तो सर्जरी के लिए अगेन एक दूसरे साइकियाट्रिस्ट के इवैल्यूएशन और असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उनका एक सर्टिफिकेशन चाहिए रहता है। तो बेसिकली आप पहले साइकियाट्रिस्ट के पास गए, आपको एक GID सर्टिफिकेट मिला, आपने अपना HRT स्टार्ट कर दिया, आप एक दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास गए, इंडिपेंडेंट साइकियाट्रिस्ट के पास, आपने उनका सर्टिफिकेशन लिया। अब नाउ यू आर एलिजिबल फॉर सर्जरी। नाउ यू कैन गो अहेड विद द टॉप सर्जरी विद द बॉटम सर्जरी। तो जैसे टॉप सर्जरी में होता है कि उन्होंने टॉप सर्जरी इज़ वेरी सेफ, बहुत इजी रहती है। उसमें अगर मेल से फीमेल में ट्रांजिशन कर रहे हैं तो ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन के थ्रू होता है, और अगर फीमेल मेल में ट्रांजिशन करते हैं तो ब्रेस्ट रिमूवल के थ्रू होता है। बहुत सेफ़ होता है, यूजुअली 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी रहता है। उसके बाद हमारी बॉटम सर्जरी आती है, जहाँ पर अगर मेल है जो फीमेल में ट्रांजिशन कर रहे हैं तो उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो फीमेल्स की तरह रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, जो आपके एग्जिस्टिंग पार्ट हैं जेनाइटल्स है उनके थ्रू, एंड वाइस वर्सा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी रहती है एंड इसमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा रहता है, थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली भी रहती है।
तो इसमें बहुत रिसर्च करके बहुत समझ के कि कौन कौन से ऐसे सर्जन्स हैं जो ये सर्जरी करते हैं जिनका रिस्पॉन्स रेट अच्छा है, बिकॉज़ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी रहती है। एंड इसके बाद भी मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस देती हूँ कि आप नेचुरल जो चीज़ रहती है उसको आप मैन मेड से कभी भी कंपेयर मत करना, बिकॉज उनका एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन रहता है कि उसके बाद हम लोग का ये ऐसा होगा। तो एक कॉशन उनको देना ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा एक डिफरेंस रहेगा। एंड तो इसके लिए दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो इसके बाद फिर उनका सर्जरी होता है। तो दिस इज़ द एंटायर ट्रांजिशन जो एक मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल जिसमें भी वो ट्रांजिशन करना चाहें ऐसा होता है। आपने बताया कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है, क्या कोई सर्जरी बिना साइकेट्रिस्ट के पास गए भी पॉसिबल है या कर सकते हैं लोग, करवाते हैं लोग? नहीं, इसके प्रॉपर गाइडलाइंस हैं। जब तक आप 2 साइकेट्रिस्ट का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, कोई भी सर्जन उस सर्जरी को टच नहीं करेगा। एक कन्वर्जन थेरेपी होती है जो बहुत जगह बैन है, बट अभी भी छिप कर बहुत सारे लोग या फिर ऐसे फोर्सफुली डरा कर लोग चेंज कराने की कोशिश करते हैं थॉट्स। राइट। तो क्या अभी भी ये होता है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? एक्चुअली सी कन्वर्जन थेरेपी अगेन ये बहुत ऑर्थोडॉक्स सेटअप में होता था पहले भी, और अभी भी जो इस तरह के कंजर्वेटिव लोग हैं वो इसको फॉलो करते हैं, बट इसका कोई सक्सेस रेट नहीं है। अगेन बिकॉज मतलब आप ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हो कुछ ऐसी चीज़ें एक ऐसे इंसान पे जो वो नेचुरली उस चीज़ के लिए केपेबल ही नहीं है। तो कन्वर्जन थेरेपी में बेसिकली व्हाट दे डू इज़, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेल है, ही इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेल, तो उनको बोला जाता है आप ऐसी मूवीज़ देखो जो हेटेरोसेक्सुअल हैं, अडल्ट मूवीज़ ऐसी देखो, या आप फीमेल्स के साथ फ्रेंडशिप करो, आप उनसे बात करो। तो मतलब बेसिकली यू आर फोर्सिंग समबडी इनटू समथिंग जो इस चीज़ के लिए वो केपेबल ही नहीं है। इस तरह की वो एक्टिविटीज़ कराते हैं, या उनको इस तरह के हार्मोन्स देना जिससे कि उनके अंदर में मतलब मैस्कुलिनाइजिंग हार्मोन्स, मेल को आप मैस्कुलिनाइजिंग हार्मोन्स दे रहे हो जिससे कि उनका फीमेल्स के प्रति अट्रैक्शन आए। तो ये इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, और ये एक तरह से और ज़्यादा स्टिग्मेटाइज करती है। उनका तो उल्टा नुकसान होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कम्प्लीटली बैंड, और इसको कोई भी प्रोपोगेट नहीं करता है, इसका कहीं भी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। और मैं पढ़ रही थी कि डराया भी जाता है लोगों को धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे कि तुम गलत कर रहे हो, ये सब चीज़ें भी होती हैं। हाँ एब्सोल्युटली, ये ऐसा मतलब अगेन ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में है, बट अगर हम लोग स्पेसिफिकली हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पर तो हम लोग के यहाँ पर हमेशा से ऐसे चला आ रहा है। वी हैव इंटरसेक्स, वी हैव सो मेनी आइडेंटिटीज़ आउट देयर। तो हम लोग एज अ हिंदू तो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। और जैसे हम लोग भी कभी भी ऐसे कोई यूनक्स देखते हैं तो हम लोग उनके हम लोग उनका आशीर्वाद मानते हैं, है ना, कि शादी हुआ कुछ हुआ तो वो लोग आके हमें आशीर्वाद देते, तो हम लोग उनको ट्रीट तो करते हैं कि भाई इनका आशीर्वाद हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगेन उनको वो सम्मान नहीं देखते हैं। तो ये जो दोगलापन है, जो ये आयरनी है, आई थिंक इससे हम सबको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आई थिंक सारे रिलीजन सबसे पहले ये बताते हैं कि आप उस ह्यूमन बीइंग को राइट होनी चाहिए अपने जैसा वो चाहते हैं वैसा जीने की। तो आई थिंक इसमें धर्म का एस्पेक्ट तो कहीं नहीं आना चाहिए। और हमारे पास जितने भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं वो सारे धर्म के रहते हैं, इररिस्पेक्टिव, और वो अपने धर्म को बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग एथीस्ट हैं, वो अपने धर्म को बिलीव करते हैं, बट बियॉन्ड दैट they want to live their life as their own. ओके, Yeah. तो LGBT की बात होगी, अब Q की बात करते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। सो एक्चुअली Q को हम लोग क्यूअर और क्वेश्चनिंग बोलते हैं। मतलब सो बेसिकली Q जो है उसको हम लोग क्यूअर या क्वेश्चनिंग बोलते हैं। क्वेश्चनिंग मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जो लोग अभी कंफ्यूज्ड हैं, जिन लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। समटाइम्स दे फील दैट दे आर मोर लाइक अ मेल, समटाइम्स दे फील दे आर मोर लाइक अ फीमेल, या समटाइम्स दे फील हम लोग इन बिटवीन है, वी डू नॉट आइडेंटिफाई विद ईदर जेंडर। तो इस तरह का कोई भी पहलू जहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन है उसको हम लोग क्यूअर में डालते हैं, या मतलब एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू द LGBTQ कम्युनिटी कम्स अंडर क्यूअर। तो इसमें कोई भी, जैसे मैंने बताया, अपार्ट फ्रॉम LGBT इसके अलावा जो भी हैं वो लोग इसमें आ जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम एसेक्सुअल्स। यस। ओके, तो Q के बाद जब I आता है इंटरसेक्स, तो वो भी इसमें Q में आ जाएंगे या वो भी Q में आ जाएंगे? अच्छा, यस, वो भी Q में आएंगे। राइट। बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि ये वर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर ये प्लस A तो एसेक्सुअल है, जिन्हें किसी में इंटरेस्ट नहीं होता, सेक्स करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। यस, एसेक्सुअल्स मतलब उनका जो ओरिएंटेशन है बेसिकली वो किसी की तरफ नहीं है, ना वो मेल की तरफ अट्रैक्टेड है ना फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड है। तो क्या ये तो सेक्सुअल हो गया, क्या रोमांटिक फीलिंग भी नहीं होती है, या रोमांटिक पार्टनर वो चाहते हैं? नहीं, दे डू नॉट एस्पायर, दे डू नॉट वांट एनी रोमांटिक पार्टनर्स। ओके, हाँ, ठीक है। सिर्फ दोस्ती? हाँ, सिर्फ दोस्ती, एंड दे वांट कंपेनियनशिप। दे आर नॉट एट ऑल इनटू एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल और रोमांटिक फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स।
ओके लेकिन मैंने सुना था कि एरोमांटिक होते हैं उनके अंदर नहीं होता, बट कुछ एसेक्सुअल होते हैं जो रोमांटिक रिलेशनशिप रख सकते हैं। अगेन जैसे मैंने बोला कि ये जो इसीलिए प्लस का टर्म है या जो क्यू वाला टर्म है, तो बट आइडियली बाय डेफिनेशन एसेक्सुअल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई भी सेक्सुअल फीलिंग नहीं आती है। ओके राइट। और पैनसेक्सुअल एक टर्म होता है जिसमें वो किसी भी जेंडर के लिए, ट्रांस मतलब मेल फीमेल किसी के लिए भी उनके अंदर फीलिंग आती है। करेक्ट। तो मतलब जैसे ये टर्म्स है जैसे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल्स, पैनसेक्सुअल्स, ये लोग सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। सो बेसिकली कि किस तरफ आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। पैनसेक्सुअल्स का कि वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, इंटरसेक्स है, कोई भी है, इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग, उनकी तरफ उनका अट्रैक्शन है, तो उनको हम लोग पैनसेक्सुअल बोलते हैं। ओके तो क्या वो वन पार्टनर पे स्टिक रह सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला था। यस एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल वन पार्टनर पे स्टिक कर सकते हैं। ओके बट यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पैनसेक्सुअल हो तो यू नो आपको खुद को एक्सप्लोर करने के लिए भी यू नो आप किसी मेल के साथ थे, आपको उनके लिए फीलिंग्स रहे, फिर देन ऑफ कोर्स फिर आपको लगा यू नो मुझे फीमेल्स के लिए भी फीलिंग्स हैं, देन इंटरसेक्स के लिए भी। तो एक्चुअली ये जो जब आप एक्सप्लोर कर रहे होते तो उसी को लोग टर्म दे देते हैं कि यू नो दे आर अनफेथफुल, बट एक्चुअली दे आर एक्सप्लोरिंग देयर सेक्सुअलिटी। ओके आपके पास कोई ऐसा केस आया जिस LGBTQ कम्युनिटी से जिसने आपको बहुत हैरान भी कर दिया हो, परेशान भी कर दिया हो? एक्चुअली मैं एक पॉजिटिव चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पास जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो लोग जेंडर ट्रांजिशन कराते हैं, जिनको मैं GID सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हूँ। तो मेरे पास एक क्लाइंट थे जो हरियाणा के एकदम रूरल पार्ट से थे, ठीक है, एंड वो जो रूरल पार्ट से थे एंड उनका डायलेक्ट एंड ऑल एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट। फिर मैंने उनसे बात करी कि सब कुछ बात हो गई, एंड देन आई आस्क्ड देम कि आपके घर वालों का इसमें कितना सपोर्ट है। तो दे वर लाइक कि मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट है इसमें, वो पूरा तरह से अग्री कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। मैंने कहा उनको कैसे समझ में आया कि यू नो ये कैसा है, ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम जैसा भी चाहते हो, तुम जैसे रहना चाहते हो, अगर तुम उसमें खुश हो तो हम लोग उसमें खुश हैं। मतलब ये ऐसे लोग की हम लोग बात कर रहे हैं जो एकदम रूरल इंडिया में रहते हैं, अगर वो लोग अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोच सकते हैं तो आई डोंट नो बाकी लोग क्यों नहीं सोच सकते। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो गे या लेस्बियन है, बहुत बाद में पता चलता है। क्या ऐसा भी होता है? हाँ। इसी से मुझे याद है, मेरे पास ऐसी एक केस आया था। एक्चुअली एक पार्टनर मेरे पास आए थे, दे वर मैरिड, वो कपल थे, एंड उनका हस्बैंड उनके लेके आए थे कि मैम ये मेरे साथ बिल्कुल किसी भी तरह से इनिशिएट नहीं करती हैं कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी। तो मैंने उनसे अलग से बात करी, तब जो फीमेल थी उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं बिल्कुल भी यू नो इनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं फील करती हूँ, मेरा जो अट्रैक्शन है वो मेल्स के प्रति वो फीमेल्स के प्रति है, एंड आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मेल। तो फिर इसको मतलब उनके पार्टनर को कन्वे कर पाना, बिकॉज अगेन वो लोग बहुत यू नो रूरल बैकग्राउंड से थे, तो ये कन्वे कर पाना उनको बहुत मुश्किल था। तो सरप्राइजिंगली द हस्बैंड वाज लाइक कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इनको एक फीमेल पार्टनर के साथ रहना है, बट ये मुझे ना छोड़ें। तो मैंने कहा नहीं ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब आप अगर इनके, फिर वो कहते लेकिन मैं इनकी खुशी चाहता हूँ जिसमें भी ये खुश रहें। तो मैंने कहा इनकी खुशी इसी में है, अगर इनको अपनी तरह से जीने दिया जाए, इनका जो पार्टनर है जिनके साथ ये रहना चाहती है, क्योंकि आपके साथ तो ये कभी खुश नहीं रहेंगे ना, आप कभी खुश रहोगे। तो ये बहुत चैलेंजिंग केस हो जाता है जहाँ पर द पार्टनर वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग, बहुत एक्सेप्टिंग अंडरस्टैंडिंग थे, बट यू नो इसमें अगेन बिकॉज ऑफ द लॉज एंड रूल्स आप कुछ कर नहीं सकते। क्या कई बार ऐसा होता है कि इंसान को पता ही बहुत लेट चले कि वो जो है वो लेस्बियन या गे है, क्योंकि समाज में होता है कि बड़े हो रहे हैं, शादी होनी है, बचपन से यही देख रहे हैं मेल है तो फीमेल से शादी हो रही है, फीमेल है तो मेल से हो रही है, तो वो बचपन से ऐसे जी रहे हैं, तो फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है, और उन्हें बहुत बाद में रियलाइज हो कि कहीं से मूवी देख लिया, कहीं से पता चला कि अच्छा ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है। करेक्ट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली जैसे बहुत सारे लोगों को ये मानना रहता है कि हाँ अगर आप मेल हो तो दैट मीन्स आपका फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि मुझे तो कुछ अट्रैक्शन ही नहीं फील हो रहा है ऑपोजिट जेंडर के लिए, बट दे आर लाइक कि ठीक है चल रहा है, चलो शादी हो गई, अपनी फॉर्मेलिटीज़ निभा ली, बच्चे भी हो गए, बट समहाउ वो उनको समझ में ही नहीं आता है। सो फॉर एग्जाम्पल इन वन ऑफ द केसेस मेरे एक क्लाइंट थे जो ही वॉज मैरिड, ही वॉज हैविंग किड्स,
और उसके बाद उनकी जो वाइफ थी वो मेरे पास आई थी ये कंप्लेन लेके कि ये मेरी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं शो करते हैं, मेरी तारीफ़ नहीं करते हैं, मैं कितने भी अच्छे से ड्रेसअप हो जाऊँ, मेकअप करूँ, सब कुछ करूँ, बट उनका कोई भी अट्रैक्शन मेरी तरफ नहीं रहता है। तो मुझे बहुत अंदर से ख़राब लगता है कि मैं शायद इतनी अच्छी नहीं दिखती हूँ। तो फिर उनके पार्टनर से बात करी, सब कुछ किया, तो उनका कहना था कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ सेशंस जब मुझे पता चला तो उनकी वाइफ ने बताया कि ये हमारे हेल्प के साथ एक बार मसाज करवा रहे थे एंड उसमें उन्होंने उनको रेड हैंडेड पकड़ा। तो वो उनके हस्बैंड को भी नहीं पता था कि उनकी क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है एंड वो उनको उस समय समझ में आया जब वो इट स्टार्टेड विद अ मसाज एंड लेटर ऑन फिर उनको जैसा भी उस समय फीलिंग आए होंगे जो उनको आज तक कभी भी नहीं फील हुए थे अपने वाइफ से, अपने पार्टनर से। तो ऐसे बहुत लाइफ निकल जाती है, लोगों को अपने ओरिएंटेशन के बारे में मालूम ही नहीं पड़ता है और आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ से हमेशा के लिए वंचित रह जाते हैं जो शायद अगर इसके बारे में अवेयरनेस होती तो उनको इस के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा उनकी लाइफ भी बेटर हो जाती और वो अपनी लाइफ और अच्छे से जी सकते थे। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के डर की वजह से लोग शेयर नहीं करते, उन्हें बताते नहीं अपने घर में कि मैं जो है गे या लेस्बियन हूँ। उनका पार्टनर होता है, उसके बाद भी वो फैमिली प्रेशर में शादी कर लेते हैं। ट्रू। ऐसे केसेस में फिर क्या होता है? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज़ इंडिया में आप अनमैरिड नहीं रह सकते हो बहुत लंबे समय तक एंड आप अपने पार्टनर से अगर वो आपका गे पार्टनर है या लेस्बियन पार्टनर है उनसे आप शादी कर नहीं सकते हो। तो फैमिली का प्रेशर रहता है और आपको शादी करनी पड़ती है एक ऐसे इंसान से जिनमें आप बिल्कुल भी सेक्सुअली इंटरेस्टेड नहीं रहते हो, रोमांटिकली आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हो। अब यहाँ पर उनके लिए मैरिज एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है, एक सोसाइटी का एक काइंड ऑफ स्टैम्प बन के रह गया है कि ठीक है यू आर मैरिड। बट इसमें क्या होता है, इसमें आप दोनों की लाइफ ख़राब हो रही है क्योंकि जो इंसान है उसको दूसरे के लिए कभी भी वो फीलिंग्स नहीं आएंगे बिकॉज ये उस तरह से है जिस तरह से आप बोलो कि अगर आप हीट्रोसेक्सुअल हो और आपको बोला जाए कि आप सेम जेंडर के लिए अपनी फीलिंग्स पैदा करो जो कि इम्पॉसिबल है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता है नहीं इन लोगों की शादी करा तो ये लोग ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपका उनके प्रति अट्रैक्शन ही नहीं है तो आप किसी भी तरह से उनको फोर्स नहीं कर सकते हो। फिर क्या होता है कि ठीक है उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती शादी कर ली, उन्होंने बच्चे भी कर लिए बिकॉज ऑफ फैमिली ऑब्लिगेशंस एंड ऑल, लाइफ आगे भी चल रही है, बट उनके अंदर में हमेशा एक फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट, अनहैप्पीनेस, उदासी ये हमेशा बना रहेगा और उनका पार्टनर हमेशा इस डाउट में पड़ा रहेगा कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई, सामने वाला मेरे से अच्छे से बात क्यों नहीं करता है, इतना कटा कटा क्यों रहता है। तो ये दो फैमिलीज़, ये दो इंसानों की पूरी ज़िंदगी एक तरह से स्पॉइल हो जाती है। तो आई थिंक यहाँ पर हमें थोड़ा सा और एक्सेप्टिंग होने की ज़रूरत है कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली अननेसेसरली किसी एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं कि अगर हम लोग उनको जैसा वो चाहते हैं वैसा जीने का मौका दें। ठीक है आप उनको नहीं शादी करने देना चाहते हो सेम इंसान के साथ, ठीक है, बट आप उनको एटलीस्ट फोर्स मत करो एक ऐसी रिलेशनशिप में जाने के लिए जिससे आप सामने वाले की भी फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। एग्जैक्टली। अगर कोई बच्चा आकर अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है, अगर कोई पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहा है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चा अगर आपको बताता है तो आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए? राइट, आई थिंक ये हम सबको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हो तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान है जो आपको आपके बच्चे को सपोर्ट करेगा। और आपका और आपके बच्चे का जो कनेक्शन है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका क्या ओरिएंटेशन है, उनकी क्या आइडेंटिटी है, वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इसके बियॉन्ड होना चाहिए। वो आपका बच्चा है, वो ही इज़ अ पीस ऑफ यू, यही आपके दिमाग में होना चाहिए। इट इज़ अ सोल का कनेक्शन, इट इज़ नॉट अ बॉडीली कनेक्शन। तो अगर वो इंसान बोलता है कि मैं अपनी बॉडी में ओके नहीं फील करता हूँ और मैं इस तरह से ट्रांजिशन करूँगा, अदरवाइज़ मैं शायद लाइफ लॉन्ग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी ही नहीं पाऊँगा और मैं हमेशा उदास रहूँगा, हमेशा परेशान रहूँगा। और शायद तो अगर इस एक्सट्रीम तक अगर हम लोग देखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने बच्चों का सपोर्ट करें। अगर कोई भी इंसान ऐसी प्रॉब्लम जिसको जेंडर डिस्फोरिया है या वो अपनी बॉडी से कंफर्टेबल नहीं है या जिस ओरिएंटेशन को हम लोग नॉर्मल मानते हैं वो उस ओरिएंटेशन को नहीं बिलोंग करता है, तो हमें एज अ पेरेंट ये उनकी चीज़ों को समझना चाहिए। सबसे पहले तो उनको डांटना नहीं चाहिए कि हम लोग उनको डांट फटकार रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। उनको समझना चाहिए और साथ ही साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है आप ऐसे हो, हम लोग आपके साथ में हैं। और जितना उनसे हो सके अपने बच्चे की तरह कि वो आपका लड़का है, लड़की है, उस तरह से उनको सपोर्ट देना चाहिए। जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है? जेंडर डिस्फोरिया जैसे मैंने बताया, अगर आप
मेल की तरह से बॉर्न हुए हो, आपके बॉडी पार्ट्स मेल की तरह हैं, बट आप मेल के किसी भी चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करते हो खुद को, आपको लगता है कि आप पूरी तरह से फीमेल हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया, क्योंकि आपका जो जेंडर है, जो आपके फॉर्म्स में मेल लिखा रहता है, बट आप उस जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं करते हो। इसकी वजह से डिस्फोरिया यानी कि डिस्ट्रेस क्रिएट होता है, एंड इसी को हम लोग जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं। तो अगर कोई है जो LGBTQ कम्युनिटी का है और ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो आप उन्हें एक क्या तीन मैसेज आप बता दीजिए कि क्या देना चाहेंगी। एक तो ये भी होना चाहिए कि जो वो शादी को लेकर प्रेशर होता है, घर वालों का से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इस सिचुएशन में वो क्या करें? आई थिंक ये जो भी इंसान, आई थिंक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग करता है या नहीं करता है, हमें ये एक फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर हम लोग अपनी जिससे भी हम शादी करना चाहते हैं, जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उसके साथ ही हमें अपनी लाइफ बितानी चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप सोसाइटल प्रेशर से शादी तो कर लेते हो, बट आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो आपके पास एक ही लाइफ है, आप उसको बेस्ट बनाइए। ठीक है, सोसाइटी से या फैमिली से आपको थोड़ा सा फ्रिक्शन आएगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, बट एटलीस्ट आप ज़िंदगी भर खुश रहोगे। और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप रिबेलियस हो जाओ, आप कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेप लो, बट अपने घर वालों को आप मनाने की कोशिश करो। और आई थिंक अगर घर वाले जेन्युइनली आपके बारे में केयर करते हैं, तो वो लोग भी थोड़ा टाइम लेंगे, बट इस चीज़ को लेके समझेंगे। और साथ ही साथ हम सबको अगेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हम लोग हीट्रोसेक्सुअल्स हैं या LGBTQ कम्युनिटी से हैं, हमें सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी रखना चाहिए कि हम क्या फील करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में अपने आप को कैसे देखते हैं। अगर कोई इंसान है जो आपको लगता है कि नहीं, इनके डिसीजन से या इनके पर्सपेक्टिव से हमें फ़र्क पड़ रहा है, तो वो आपके साथ वो इंसान लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा। जब आप परेशान होते हो, जब आप कोने में रो रहे होते हो, तो कोई सोसाइटी नहीं आती है। तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अगर आप खुद का स्टैंड नहीं लेते हो, तो कोई भी आपके आसपास नहीं आता है। तो खुद का स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम लोगों को, इफ़ अ पर्सन इज़ फ्रॉम द कम्युनिटी, तो वी आर मोर दैन आर सेक्शुअल आइडेंटिटी, आर सेक्शुअल ओरिएंटेशन, हम लोग उसके बियॉन्ड हैं। आई एम नॉट अ गे, आई एम नॉट अ लेस्बियन, आई एम नॉट अ ट्रांसजेंडर, आई एम अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। तो मेरी जो भी चीज़ है वो इसके बियॉन्ड है कि मैं किसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ। I could be the CEO of a company and I could be attracted to a female. I could be a फेमस क्रिकेटर एंड आई कुड बी अट्रैक्टेड टू द सेम जेंडर। तो ये मेरे इस चीज़ को नलिफाई नहीं करता है कि मैं अपनी फील्ड में कितना अच्छा हूँ। सिमिलरली अगर आप ट्रांसजेंडर हो, तो अगेन इस चीज़ से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ड्रेसअप हो एज अ फीमेल, बट आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एज अ मेल हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, तो आप हर चीज़ को सरपास कर सकते हो। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ताकि कोई भी आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए। अगर आप सक्सेसफुल हो लाइफ में, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी। और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरों को खुश करने के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो ना आप खुश होते हो, ना सामने वाला खुश होता है, ना वो पार्टनर खुश होता है जिससे आप शादी करके आप लेके आते हो, ना वो पार्टनर खुश होता है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है। तो आप सब खराब कर देते हो, ये समझ नहीं पाते हैं लोग। करेक्ट। और मतलब आप किसको खुश कर रहे हो? सोसाइटी को, जो कभी खुश नहीं होगी। एग्जैक्टली। उनके पास तो फिर भी होंगे, उनके पास बातें बोलने के लिए हमेशा होंगी, उनके पास हमेशा रीजंस रहेंगे। तो इसलिए आप सोसाइटी को खुश करने का कभी भी प्लान मत करो। आप खुद को, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को, इनको खुश करने की कोशिश करो। और अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखें? कोई भी जो ये पॉडकास्ट सुन रहा, आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, तो आई थिंक हम सबका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात है, अपनी स्लीप साइकिल का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोगों का, आई थिंक मोर देन 80% ऑफ पीपल, वो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं सोने से पहले। मतलब मोबाइल देखते देखते, स्क्रॉल करते करते सोते हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसी हैबिट है जो हमें हटानी चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले हमें सारी स्क्रीन्स ऑफ करने की ज़रूरत है। नंबर 2, हमारा जो इनटेक है, कुछ भी डाइट, लाइक फॉर एग्जांपल कैफ़ीन, हाई कैफ़ीन इनटेक एंग्जाइटी को प्रीडिस्पोज करता है, आपको एंग्शियस बनाता है, उसको आपको अवॉइड करना है। अपने डाइट में न्यूट्रिशियस फूड जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश वगैरह आप इंक्लूड कर सकते हो। थर्ड चीज़, सोशल मीडिया की वजह से इतने सारे रिसर्च हो चुके हैं कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी और फीलिंग ऑफ इनकॉम्पिटेंस और इनसिक्योरिटी बढ़ाता है। तो सोशल मीडिया का यूज़
या तो आप पूरी तरह से अवॉइड करो या बिल्कुल लिमिटेड करो, बिकॉज अगेन अगर हम लोग लिमिटेड बोलते हैं तो किसी के लिए वो लिमिटेड 5 आवर्स हो सकता है, तो इसलिए पूरी तरह से आप सोशल मीडिया का यूज़ अवॉइड करो अनटिल अनलेस वो आपके प्रोफेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आप अपना फिज़िकल एक्टिविटी, आप 30 मिनट्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी डेली आपकी लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, अगर नहीं होता है तो इन द एनी टाइम ऑफ द डे। एंड उसके अलावा आप थोड़ा समय एटलीस्ट 15 मिनट्स आप अपने आप को दीजिए जहाँ पर आप मेडिटेशन कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो। ये आपके माइंड को इतना रिलैक्स करता है, आप खुद ही मतलब अपना पल्स नोटिस करो बिफोर डीप ब्रीदिंग, और आप एक बार डीप ब्रीदिंग का सेशन करते हो 10-15 मिनट का, उसके बाद आप अपना पल्स लेवल देखो, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। आप अगर इसको कंसिस्टेंटली करते हो तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ अगर कभी आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, परेशान हो, नहीं समझ में आ रहा है, कोई आपका फ्रेंड नहीं है जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, तो आप जर्नलिंग किया करो। आपने कुछ लिख दिया है, दोबारा उसको पढ़ना नहीं है, आपने जस्ट उसको वेंट आउट कर दिया, अपनी फीलिंग्स लिख दी एंड उसके बाद आप मूव ऑन कर गए। थैंक यू पारुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। आई होप जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी समझ में आया होगा कि LGBTQ एक इंसान ही होता है, वो कोई अलग से कहीं और से आया हुआ कोई दूसरे ग्रह का इंसान नहीं होता है। उन्हें एक इंसान की तरह रिस्पेक्ट और प्यार डिज़र्व करते हैं वो भी। बिल्कुल, थैंक यू ज्योति जी आप मुझे इनवाइट करने के लिए। और सभी दर्शकों के लिए भी मेरी यही राय है कि जो इंसान उस रिस्पेक्ट का काबिल है, LGBTQ इंडिविजुअल्स कोई एलियन नहीं है, उनको भी हमारे रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। हम बस उनको अपना रिस्पेक्ट दें, आई थिंक यही सबसे ज़्यादा हमारी तरफ से हो सकता है। धन्यवाद। आज की बातचीत से हमें यही समझ में आता है कि LGBTQIA+ हमें ये नहीं सिखाता कि लोग अलग हैं, बल्कि ये दिखाता है कि लोग कितने अलग अलग तरीक़ों से एक जैसे इंसान हैं। अगर ये एपिसोड आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे यही मत छोड़िए, इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस बातचीत का हिस्सा बन सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको बस कुछ सेकंड्स लगेंगे, लेकिन आपके सपोर्ट से हम आपके लिए ऐसे ही डीप, मीनिंगफुल और रियल बातचीत लगातार लेकर आते रहेंगे। साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आने वाले एपिसोड्स में आप किन टॉपिक पर एक्सपर्ट से बातचीत सुनना चाहते हैं। और अगर आपके पास कोई फीडबैक है कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप शिफ्टिंग योर माइंड।